नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेल्स रिटर्न। लास्ट वीडियो में हमने परचेज रिटर्न देखा था। तो जिस तरह हमारा परचेज रिटर्न हमारे गुड्स को डिक्रीज करता है, उसी तरह हमारा सेल्स रिटर्न हमारे गुड्स को इंक्रीज करता है। आपने गुड्स को सेल करा तो आपके पास से गुड्स चले जाएगा। अब जिस कस्टमर को आपने गुड्स सेल करा, अगर मान लो उस कस्टमर को आपका गुड्स पसंद ना आए, या फिर कस्टमर को कोई क्वालिटी इशू लगे, या कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो फिट ना हो रहा हो, तो उस केस में कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर सेल करेगा गुड्स में से कुछ गुड्स आपको वापस लौटा देता है। तो जो गुड्स आप पहले सेल कर चुके थे, अगर उनमें से कुछ गुड्स आपके पास वापस आते हैं तो उन वापस आए हुए गुड्स को आप सेल्स रिटर्न का नाम दोगे। और अगर आपके पास गुड्स वापस आ गए तो उसकी वजह से आपके गुड्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो समझ में आ गई बात। सेल्स रिटर्न का मतलब क्लियर हो गया। अब पहले ही मैं आपको बता रहा हूं कि जिन्होंने सेल्स ऑफ गुड्स वाली वीडियो को देखा है उन्हीं को आज का ये सेल्स रिटर्न वाला टॉपिक समझ में आने वाला है। जिन्होंने सेल्स ऑफ गुड्स को नहीं देखा उनको आज कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पहले गुड्स की सेल होती है, उसके बाद ही तो सेल रिटर्न होगा। तो सेल्स रिटर्न पढ़ने से पहले आपको सेल्स ऑफ गुड्स के बारे में सारी बातें अच्छे से पता होनी चाहिए। तो जिसने सेल्स ऑफ गुड्स को नहीं देखा वो पहले जाके सेल्स ऑफ गुड्स वाली वीडियो को देखे, उसके बाद आप सेल्स रिटर्न वाले टॉपिक को देखना। तो अगर मैं सेल्स रिटर्न की बात करूं तो सेल्स रिटर्न को समझने के लिए हमें पहले सेल्स ऑफ गुड्स से रिलेटेड कुछ बातों को रिवाइज करना होगा। तो अगर मैं गुड्स की बात करूं तो जब भी हम गुड्स को सेल करते हैं तो उस केस में हमारे पास गुड्स सेल के दो इफेक्ट आते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कैश सेल की, यहाँ पर हम क्रेडिट सेल की बात नहीं कर रहे, पहले कैश सेल की बात करते हैं। तो अगर मैं कैश सेल की बात करूं तो गुड्स को सेल करने से सबसे पहले तो हमारा कैश इंक्रीज हो जाएगा। अगर हमने गुड्स को सेल करा तो हमारे पास कैश आ जाएगा। तो गुड्स सेल करने से हमारा कैश इंक्रीज हो जाता है, और कैश हमारा एसेट है, एसेट इंक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पहला इफेक्ट। अब अगर मैं दूसरे इफेक्ट की बात करूं तो जब भी हम गुड्स को सेल करते हैं तो उससे हमारी सेल्स इंक्रीज होती है। सेल्स हमारा रेवेन्यू होता है। जब भी रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो इसको हम क्रेडिट करते हैं। अब अगर इसके अंदर मैं और थोड़ा सा डिटेल में जाऊं तो हम अपनी सेल्स को दो फर्दर टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। हमारे सेल प्राइस के अंदर दो चीजें होती हैं, पहला होता है कॉस्ट और दूसरा होता है प्रॉफिट। कॉस्ट का मतलब होगा कि हम अपने गुड्स की कॉस्ट की बात कर रहे हैं। तो अगर हम गुड्स को सेल करते हैं तो उसकी वजह से हमारे पास से गुड्स तो जाएंगे, हमारा गुड्स तो डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर गुड्स की कॉस्ट की बात हो रही है, तो गुड्स हमारे डिक्रीज हो रहे हैं। गुड्स हमारा एसेट होता है, जब भी हमारा एसेट डिक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। अब इस सेल के अंदर कॉस्ट के साथ साथ प्रॉफिट भी इंक्लूड होता है। तो अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट हमारा रेवेन्यू होता है, और यहाँ पर गुड्स को बेचने की वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है, यानी हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। और जब भी हमारा रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। अब ये जितनी भी बातें मैं बता रहा हूँ ये सारी बातें मैं डिटेल में सेल्स ऑफ गुड्स के अंदर बता के आ चुका हूँ, इसीलिए यहाँ पर मैं डिटेल में बात नहीं कर रहा, फटाफट आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। तो हमारी सेल्स के अंदर हमारे दो पार्ट्स होते हैं, पहला होता है हमारा गुड्स और दूसरा होता है हमारा प्रॉफिट। अगर मैं गुड्स की बात करूं तो गुड्स डिक्रीज होता है जिसकी वजह से क्रेडिट करा जाता है, और उसी के साथ हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर चाहे गुड्स हो चाहे प्रॉफिट हो, दोनों को ही आप क्रेडिट कर रहे हो। तो अकाउंटिंग हमें बोलता है कि जब आपको सेल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करके क्रेडिट ही करना है तो उससे अच्छा है आप एक काम करो, आप इस कॉस्ट और प्रॉफिट को एक साथ सेल्स बोल दो, और सेल्स आपका रेवेन्यू होता है, और यहाँ पर भी तो आपका ये रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो आप इसको क्रेडिट कर रहे हो। तो बात तो वही चली गई। अगर आप इसको दो पार्ट्स में भी डिवाइड करते हो तो भी आप इसको क्रेडिट ही करोगे, और अगर आप इसको डायरेक्टली सेल्स को रेवेन्यू मानकर इसके ऊपर रेवेन्यू वाला रूल लगा देते हो तो भी आप इसको क्रेडिट करोगे। तो इसीलिए अकाउंटिंग ने सीधे सीधे बोल दिया कि आप सेल्स को रेवेन्यू मानोगे और यहाँ पर रेवेन्यू का रूल लगाओगे। तो अगर मैं कैश सेल्स की बात करूं तो यहाँ पर हमारी जनरल एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश हमारा डेबिट होगा और सेल्स हमारा क्रेडिट होगा। तो अब यहाँ तक की बातें तो बहुत डिटेल में हम पहले ही समझ के आ चुके हैं, तो एक रिवीजन मैंने आपकी करवा दी ताकि आपको सारी बातें दोबारा याद आ जाएं। अब देखो, आज तो हम बात करेंगे हमारे सेल्स रिटर्न की। तो अगर मैं सेल्स रिटर्न की बात करूं तो सेल्स रिटर्न के लिए सबसे पहले आपको गुड्स सेल करनी पड़ेगी। तो एक बार आपने यहाँ पर गुड्स को सेल कर दिया, उसके बाद आपका सेल रिटर्न तो बहुत आसान है। तो जो एंट्री आपने गुड्स को सेल करते समय करी थी उसकी ठीक अपोजिट एंट्री आप सेल्स रिटर्न के टाइम पे करोगे। जब आपने गुड्स को बेचा तो आपका कैश इंक्रीज हो गया, लेकिन यहाँ पर जब आपका सेल्स रिटर्न होगा तो यहाँ पर आपका कैश डिक्रीज हो जाएगा। सीधी बात है, जब आपने गुड्स सेल करे थे तो उस केस में जिस कस्टमर को आपने गुड्स बेचा था उस कस्टमर ने आपको पैसा दिया था, कैश दिया था, जिसकी वजह से आपका कैश इंक्रीज हुआ था। अब यहाँ पर वो कस्टमर आपको आपके गुड्स वापस लौटा रहा है तो बदले में आपको भी उसे पैसा वापस करना पड़ेगा, कैश वापस करना पड़ेगा। तो जब सेल्स रिटर्न की बात आती है, कस्टमर आपको गुड्स वापस लौटा के जाता है तो बदले में आपको उसका पैसा वापस करना पड़ता है। तो सेल रिटर्न के अंदर सबसे पहली बात हमारा कैश डिक्रीज होगा। कैश हमारा एसेट है, एसेट डिक्रीज होगा तो हम क्रेडिट करेंगे। तो समझ में आ गई बात। अब अगर मैं इसके दूसरे इफेक्ट की बात करूं तो सेल्स ऑफ गुड्स के अंदर जब हमने गुड्स को सेल करा तो हमारा सेल्स इंक्रीज होगा, वहीं सेल्स रिटर्न के अंदर गुड्स हमारे पास वापस आ गया यानी हमारी सेल कम हो गई, तो यहाँ पर हम अपनी सेल्स को डिक्रीज कर देंगे। मान लो जब हमने गुड्स को बेचा था तो हमने 100 गुड्स बेचे थे तो हमारी सेल 100 से इंक्रीज हो गई थी,
अब अगर 100 में से 10 गुड्स हमारे पास वापस आ जाएं तो उस केस में 10 से हमारी सेल डिक्रीज हो जाएगी। 100 से पहले हमने सेल को इंक्रीज करा, फिर बाद में हमने 10 से सेल को डिक्रीज कर दिया, तो नेट सेल आ गई हमारी 90। तो समझ में आ रही है बात। तो अगर हमारा सेल्स रिटर्न होता है तो उस केस में सबसे पहले हमारा कैश डिक्रीज हो जाएगा जिसको हम क्रेडिट करेंगे, और साथ के साथ हमारी सेल्स भी डिक्रीज हो जाएगी। सेल्स हमारा रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू डिक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो या तो हम सेल्स को रेवेन्यू मान के डेबिट कर दें, या फिर अगर हम इसके दो पार्ट्स भी करें तो भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। सेल्स के अंदर हमारे गुड्स की कॉस्ट होती है और साथ के साथ हमारा प्रॉफिट होता है। तो अगर हमारे पास गुड्स वापस आ रहे हैं, सेल्स रिटर्न हो रही है, तो उस केस में हमारा गुड्स इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा गुड्स इंक्रीज हो रहा है। गुड्स हमारा असेट होता है, जब भी हमारा असेट इंक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। अब यहाँ पर साथ के साथ हमारा प्रॉफिट भी डिक्रीज हो रहा है। जब हमने गुड्स बेचा था तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ था। अब यहाँ पर जब हमारा गुड्स वापस आ रहा है, सेल्स रिटर्न हो रही है, तो उस केस में हमारा प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। प्रॉफिट हमारा रेवेन्यू होता है, जब भी हमारा रेवेन्यू डिक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर घूम फिर के बात वहीं आ गई। तो सेल्स को आप रेवेन्यू मान के या तो डायरेक्टली डेबिट कर दो, या फिर अगर आप इसके दो पार्ट्स भी करोगे तो भी ये डेबिट होगा। तो यहाँ पर अकाउंटिंग ने हमें साफ साफ बोल रखा है कि आप सेल्स को कभी भी दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं करोगे। सेल्स रिटर्न हो चाहे सेल्स हो, दोनों सेम ही होता है, दोनों ही हमारे रेवेन्यू नेचर के आइटम है और इन दोनों के ऊपर ही रेवेन्यू वाला रूल लगता है। तो समझ में आ रही है आपको बात। अगर नहीं आई तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी एग्जांपल देखेंगे तब बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो वापस चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि सेल रिटर्न से हमारे गुड्स इंक्रीज होता है, ये तो हमें पता चल गया। अब अगर मैं गुड्स की बात करूं तो गुड्स को जब भी हम सेल करते हैं तो हम अपने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। गुड्स सेल करते समय हमारी सेल्स इंक्रीज होती है, अभी हम देख कर आ गए। और साथ के साथ अगर हमने कैश में गुड्स को सेल करा है तो उस केस में हमारा कैश इंक्रीज हो जाएगा जिसको हम डेबिट करेंगे। कैश हमारा असेट होता है, असेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा। अब अगर मान लो कि हमने गुड्स को उधार में बेचा है, क्रेडिट सेल करी है, तो उस केस में भी सबसे पहले हमारा सेल्स तो इंक्रीज होगा ही होगा। हम चाहें गुड्स को कैश में बेचें या क्रेडिट में बेचें, गुड्स तो सेल हुए हैं तो यहाँ पर हमारी सेल्स तो इंक्रीज होनी है। तो यहाँ पर क्रेडिट सेल में सबसे पहले हमारी सेल्स इंक्रीज होगी जिसको हम क्रेडिट करेंगे। और साथ के साथ इस बार हमें कैश नहीं मिला, हमने उधार में गुड्स को बेचा है तो हमें कैश नहीं मिला, तो कैश के बदले हम डेटर लिखेंगे। डेटर हमारा बायर होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में अगर हमें बायर का नाम गिवन होगा तो हम बायर के नाम को लिखेंगे, और अगर हमें बायर का नाम गिवन नहीं होगा तो हम डेटर्स अकाउंट लिख देंगे। डेटर हमारा असेट होता है, असेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। तो ये सारी बातें आपको मैंने सेल्स ऑफ गुड्स के अंदर बताई थी, जिसके अंदर हमने सभी तरीके की एंट्रीज को करा था। तो ये सारी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। अब अगर मैं सेल्स रिटर्न की बात करूं तो सेल्स रिटर्न के केस में हमारे पास गुड्स वापस आ रहे हैं, यानी यहाँ पर जो है हमारी सेल्स डिक्रीज हो रही है। तो जब भी हमारे पास गुड्स वापस आते हैं तो उस केस में होता वो हमारा सेल्स ही है, लेकिन बस उसको हम सेल्स रिटर्न का नाम देते हैं जो कि डिक्रीज हो रहा है। और जब भी हमारी सेल्स डिक्रीज होती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। सेल्स हमारा रेवेन्यू है, रेवेन्यू डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। अब यहाँ पर अगर मान लो कि वो गुड्स वापस आ रहे हैं जिन गुड्स को आपने कैश में बेचा था, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में सेल्स डिक्रीज होने के साथ साथ आपका कैश भी डिक्रीज होगा, क्योंकि आपको सेल्स रिटर्न वाले गुड्स का कैश वापस करना पड़ेगा। तो आपका कैश डिक्रीज होगा जिसको आप क्रेडिट करोगे। लेकिन अगर मान लो कि आपने गुड्स को उधार में बेचा था और वो उधार में बेचे गए गुड्स आपके पास वापस आ रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में भी गुड्स तो हमारे पास वापस आ रहे हैं, तो यहाँ पर सेल रिटर्न को तो हम डेबिट करेंगे ही करेंगे। लेकिन इस बार आपको कैश वापस नहीं करना, बल्कि आपका असेट डिक्रीज होगा। कस्टमर ने जब गुड्स खरीदा था तो उसने आपको कैश में पेमेंट नहीं करी थी, बल्कि उधार में गुड्स खरीदा गया था। तो आपने क्रेडिट में गुड्स बेचते समय डेटर अकाउंट को डेबिट करा था। डेटर आपका असेट है जिसको आपने डेबिट करा था, और आपने बोला था कि यहाँ पर मेरा असेट इंक्रीज हो रहा है। तो अब जब सेल रिटर्न हो रहा है तो उस केस में आपका असेट डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ पर आपका डेटर डिक्रीज हो जाएगा। मान लो आपने बायर को 500 रुपए गुड्स बेचे थे, तो आपने 500 रुपए से अपने डेटर को इंक्रीज करा था कि 500 रुपए मुझे इस डेटर से लेने हैं। अब अगर यहाँ पर डेटर आपको 500 में से 100 रुपए गुड्स वापस करके चला गया, तो यहाँ पर आप डेटर अकाउंट लिख के 100 रुपए गुड्स को कम कर दोगे। तो अब इस केस में आपको डेटर से नेट पैसा कितना लेना है, 400 रुपए। तो 100 रुपए से हमारा असेट डिक्रीज हो जाएगा जिसको हम क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर आप इसको सही कर लेना, ये क्रेडिट होगा, तो यहाँ पर हम अपने डेटर को क्रेडिट करेंगे। तो समझ में आ रही है आपको बात। सेल्स ऑफ गुड्स की बिल्कुल रिवर्स एंट्री है सेल्स रिटर्न के अंदर। तो जिसको सेल्स ऑफ गुड्स आता होगा उसी को सेल्स रिटर्न समझ में आने वाला है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल देखते हैं, सारी बातें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमारा एग्जांपल है 62, सोल्ड गुड्स टू अमित फॉर ₹2 लाख इन कैश। अमित हमारा बायर है जिसको बिजनेस ने कैश में गुड्स बेचा है। तो ये हमारी कैश ट्रांजैक्शन है। इसकी एंट्री किस तरह होगी, गुड्स कैश में बेचा गया है तो सबसे पहले बिजनेस के पास 2 लाख का कैश आ जाएगा, और साथ के साथ बिजनेस की सेल्स 2 लाख से इंक्रीज हो जाएगी। कैश हमारा असेट है, असेट बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, और सेल्स हमारा रेवेन्यू है, रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो हम क्रेडिट करते हैं।
तो यहाँ पर हमारी एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो ये एंट्री तो आपको मालूम थी, हमने सेल्स ऑफ गुड्स के अंदर देखी थी। आज हम बात करेंगे सेल्स रिटर्न के बारे में। तो यहाँ पर अमित ने 10% गुड्स रिटर्न कर दिए। अमित को हमने 2 लाख के गुड्स बेचे थे, जिसमें से 10% अमित ने वापस कर दिए। तो ये हमारी सेल्स रिटर्न हो गई। तो अगर कैश में बेचे गए गुड्स वापस आए तो इसका मतलब है कि हमारे पास से कैश जाने वाला है। 2 लाख का 10% है 20,000। 20,000 रुपए हमें अमित को वापस करने पड़ेंगे, क्योंकि उसने हमें 20,000 के गुड्स वापस कर दिए। तो यहाँ पर हमारा कैश डिक्रीज हो जाएगा। कैश हमारा एसेट है, एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। और साथ के साथ यहाँ पर हमारी सेल्स भी डिक्रीज होगी। जब हमने गुड्स बेचे थे तो हमारी सेल्स इंक्रीज हुई थी। अब जब यहाँ पर हमारे पास गुड्स वापस आ रहे हैं तो इस केस में हमारी सेल्स डिक्रीज हो जाएगी। सेल्स हमारा रेवेन्यू है, रेवेन्यू डिक्रीज होगा तो इसको हम डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर हमारी एंट्री बन जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जब भी आपकी सेल्स डिक्रीज होती है तो उसको आप सेल्स ना लिखते हुए सेल्स रिटर्न लिखते हो। बाकी है दोनों सेम ही, सेल्स हो चाहे सेल्स रिटर्न हो, दोनों ही हमारा रेवेन्यू आइटम है। तो यहाँ पर हमारी एंट्री बन गई सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो समझ में आ गया। बाकी आप नरेशन लिख लेना, बीइंग 10% ऑफ गुड्स रिटर्न बाय अमित। तो क्लियर हो गया। तो ये तो हो गया हमारा कैश सेल वाला एग्जांपल। अब जरा क्रेडिट वाला एग्जांपल को भी देख लेते हैं। तो हमारा एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 64, सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर रुपीज 2,50,000। तो 2,50,000 के गुड्स मोहन को बेचा हमने। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने हमें ये नहीं बताया कि ये ट्रांजैक्शन कैश है या क्रेडिट है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम पता लगा लेंगे। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, सेल्स ऑफ गुड्स के अंदर भी हमने देखा था, परचेस ऑफ गुड्स के अंदर भी हमने देखा था कि अगर हमें क्वेश्चन ने नहीं बताया कि ट्रांजैक्शन कैश है क्रेडिट है, तो उस केस में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या हमें पार्टी का नाम गिवन है। तो यहाँ पर बिल्कुल हमें मोहन का नाम गिवन है, मोहन हमारा बायर है। तो बस बात खत्म हो गई। अगर हमें बायर का नाम गिवन है, पार्टी का नाम गिवन है, तो उस केस में ये ट्रांजैक्शन हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। तो यहाँ पर ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो उधार में गुड्स बेचा गया है, तो इसका मतलब है कि बिजनेस के पास कैश तो नहीं आएगा। तो यहाँ पर बिजनेस कैश की जगह पर मोहन को अपना असेट मानकर डेबिट करेगा। मोहन बिजनेस का डेटर है, जिससे बिजनेस ने 2.5 लाख रुपए लेने। तो मोहन हमारे बिजनेस का असेट बनेगा, हमारा डेटर बनेगा, जो कि इंक्रीज हो रहा है। तो अगर असेट इंक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मोहन अकाउंट डेबिट 2.5 लाख। और साथ के साथ यहाँ पर हमारी सेल्स भी इंक्रीज हो रही है। चाहे आप गुड्स को कैश में बेचो चाहे क्रेडिट में बेचो, गुड्स तो सेल हुआ है। तो अगर गुड्स सेल हुआ है तो उस केस में आपकी सेल्स तो इंक्रीज होगी होगी। तो यहाँ पर आपकी सेल्स इंक्रीज होगी, जिसको आप क्रेडिट करोगे। सेल्स आपका रेवेन्यू है, रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे टू सेल्स अकाउंट 2.5 लाख रुपए। तो हमारी एंट्री बन गई मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग द गुड्स सोल्ड इन क्रेडिट। तो ये तो हमारी क्रेडिट सेल की एंट्री हो गई। ये तो आप लोगों को अच्छे से आती है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं सेल्स रिटर्न की। तो एग्जांपल 65 देखो, मोहन रिटर्न 20% ऑफ गुड्स। 20% गुड्स मोहन ने वापस कर दिए। 2.5 लाख के गुड्स मोहन ने खरीदे थे, जिसमें से 20% गुड्स वापस कर दिए, यानी 50,000 के गुड्स वापस हो गए। तो गुड्स वापस आए जो कि पहले उधार में खरीदे गए थे। तो कैश तो यहाँ पर डिक्रीज नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर जो है हमारा एसेट डिक्रीज होगा। मोहन जो कि हमारा डेटर था वो डिक्रीज होने वाला है यहाँ पर, क्योंकि अब मोहन हमें 2.5 लाख रुपए नहीं देगा, बल्कि 2.5 लाख में से 50,000 कम करके सिर्फ 2 लाख रुपए देगा। तो 50,000 से हम अपने मोहन अकाउंट को कम कर देंगे। मोहन हमारा डेटर था, हमारा असेट था, जो कि डिक्रीज हो रहा है, तो इसको हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया टू मोहन अकाउंट 50,000। बिल्कुल रिवर्स एंट्री है, ऊपर वाले की रिवर्स है नीचे। अब अगर मैं सेल्स की बात करूं तो यहाँ पर हमारी सेल्स डिक्रीज होगी, इसको सही कर लेना, यहाँ पर डिक्रीज होगा। हमारे पास गुड्स वापस आए, सेल रिटर्न हुआ है, तो हमारी सेल्स डिक्रीज होगी, जिसको हम डेबिट करेंगे। सेल्स हमारा रेवेन्यू है, रेवेन्यू डिक्रीज होता है तो डेबिट होता है। तो सेल्स कम हो रही है, तो यहाँ पर हम सेल्स रिटर्न अकाउंट लिखेंगे, जो कि हमारा डेबिट हो रहा है 50,000 से। तो बस हमारी एंट्री बन गई सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। तो समझ में आ गया। बाकी आप नीचे नरेशन लिख लेना, बीइंग 20% ऑफ गुड्स रिटर्न बाय मोहन। तो क्लियर है। अब देखो ये तो हो गई हमारी क्रेडिट सेल की वो एंट्री जिसमें हमें बायर का नाम गिवन था। अब हमारे पास क्रेडिट सेल के अंदर एक और केस आता है जिसके अंदर हमें बायर का नाम गिवन नहीं होता। तो वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर हम बायर के नाम की जगह पर डेटर लिख देते हैं। डेटर भी हमारा बायर होता है। तो अगर यहाँ पर हमें बायर का नाम गिवन नहीं है तो उस केस में हम बायर के नाम की जगह पर डेटर अकाउंट का इस्तेमाल कर लेंगे। तो देख लेते हैं एक बार उस एग्जांपल को भी। तो यहाँ पर हमारा एग्जांपल 66 है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज 1,50,000। बिजनेस ने 1.5 लाख का गुड्स उधार में बेचा है, क्वेश्चन ने बता दिया क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अब यहाँ पर हमें पार्टी का नाम नहीं दे रखा, तो अब इस केस में हम डेटर अकाउंट को डेबिट कर देंगे। पिछले एग्जांपल के अंदर हमने मोहन अकाउंट को डेबिट करा था, मोहन भी हमारा डेटर था। तो अब यहाँ पर जब हमें बायर का नाम नहीं दे रखा तो कोई दिक्कत नहीं है, बायर के नाम की जगह पर आप डेटर अकाउंट का इस्तेमाल कर लोगे। डेटर भी हमारा असेट ही है, असेट इंक्रीज होगा तो उसको हम डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर हम डेटर अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अब अगर मैं क्रेडिट की बात करूं तो गुड्स उधार में बेचो चाहे कैश में बेचो, सेल्स तो आपकी इंक्रीज होगी होगी। तो यहाँ पर आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाएगी, जिसको आप क्रेडिट करोगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे टू सेल्स अकाउंट। तो हमारी एंट्री बन गई डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये एंट्री तो आपको आती थी, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बस यहाँ पर सही कर लेना इसको, बीइंग द गुड्स सोल्ड इन क्रेडिट आएगा। तो समझ में आ गया। अगला एग्जांपल देखो, एग्जांपल 67, ये हमारी सेल्स रिटर्न की एंट्री
रिटर्न 20% ऑफ गुड्स, तो 20% गुड्स वापस आ गए। तो ये गुड्स पहले उधार में बेचे गए थे जिसका 20% वापस आ गया। 1.5 लाख का 20% कितना होता है? 30,000। 30,000 का गुड्स वापस आ गया। तो सबसे पहले तो हमारा डेटर डिक्रीज हो जाएगा। डेटर अब हमें 1.5 लाख रुपए नहीं देगा, बल्कि 1.5 लाख में से 30,000 कम करके 1,20,000 रुपए देगा। तो 30,000 का हमारा डेटर डिक्रीज हो गया। 1.5 लाख से डेटर बढ़ाया था, 30,000 से कम कर दिया, नेट डेटर रह गया 1,20,000। तो यहाँ पर हमारा डेटर डिक्रीज हो रहा है जिसको हम क्रेडिट करेंगे, और साथ के साथ हमारा सेल्स भी डिक्रीज होगा। गुड्स वापस आए तो सेल्स तो डिक्रीज होगा ही होगा, तो यहाँ पर सेल्स हमारा डेबिट होगा। तो हमारी एंट्री बन जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। तो समझ में आ गया? नरेशन आप लिख लोगे बीइंग 20% ऑफ गुड्स रिटर्न। तो क्लियर हो गया? तो ये हमारी सेल्स रिटर्न की सारी एंट्री हो गई। तो हमारा ये पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने एक और नए पॉइंट को।